गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछले क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 रेखाएं एवं कोण को जो है समाप्त कर लिया था। और आज जैसा आप लोगों ने कहा था कि हीरोन फॉर्मूला पढ़ना है, कुछ बच्चों ने कहा था चैप्टर 12 पढ़ना है, कुछ बच्चों ने 13 और कुछ बच्चों ने 14। तो इन चारों चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं क्षेत्रमिति से। और ये क्षेत्रमिति के अंतर्गत हम लोग चैप्टर 12, 13, 14 इन सभी चैप्टर्स को जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाले हैं। जो आपके एग्जाम्स होते हैं यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो एकदम ध्यान से मन लगा के पढ़ना है। इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को भी हम लोग करेंगे। और ये आपस में जो बात कर रहे हैं, चौधरी थकान नाम से जो बच्चा है और जास्ट नाम से, देखिए मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। मैं स्पेशली बता रहा हूं कि अगर आप क्लास को डिस्टर्ब करते हैं तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा और फिर क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्लास को कोई भी बच्चा डिस्टर्ब मत कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन क्षेत्रमिति। तो इसमें हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्यूबाइड से। किससे? क्यूबाइड से। तो हम पहले देखेंगे कि ये घनाभ, जिसे इंग्लिश में क्यूबाइड कहते हैं, इसके कितने फलक होते हैं, कितने किनारे होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं। पहले हम क्यूबाइड को देखते हैं, घनाभ को देखते हैं। तो घनाभ क्या है? एक ऐसी त्रिविमीय बंद आकृति, यानी इसे याद रखिएगा 3D आकृति है। क्या है ये? 3D आकृति है। अब 2D आकृति क्या होता है और 3D आकृति क्या होता है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं 2D और 3D में क्या अंतर होता है। देखिए, जिस आकृति में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है उसे 3D कहते हैं। जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही होता है उसे 3D कैसे? और 2D में क्या होता है कि सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होता है, ऊंचाई नहीं होता है। अब आप कहेंगे इसका अंतर कैसे है? तो जैसे मान लेते हैं स्क्रीन पे मैंने ये लाइन लिखा और ये आकृति बनाया, तो आप देखिए इस आकृति में क्या है? सिर्फ लंबाई और चौड़ाई है। क्या ऊंचाई है? नहीं है, नहीं है ना ऊंचाई। तो ये 2D है। अगर इसी पे मैं एक ये पेन रख दूं इसी स्क्रीन पे, तो आप देखेंगे कि इसकी एक लंबाई भी है, इसकी एक चौड़ाई भी है और इसकी एक ऊंचाई यानी कि मोटाई भी है। तो ये 3D आकृति है। ठीक है, बात समझ में आया? तो एक सादे पेज पे जितनी भी आकृति बन जाती है वो सब 2D होती है। जैसे ये 2D है, बात समझ में आया? लेकिन अगर जैसे ही मैं ऐसे आकृति बना दूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तो इस आकृति को देख के ही आपको लगेगा कि इसमें क्या है? एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, एक ऊंचाई है। दिख रहा है? इसमें देख के ही आपको लग रहा होगा कि इसमें एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, एक ऊंचाई है। तो ये 3D है और ये क्या हो गया? 2D है। तो इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं आप। त्रिविमीय बंद आकृति यानी कि 3D, यानी इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीज होगा और इसमें 6 आयताकार फलक होते हैं। अब ये क्यूबाइड क्या होता है, तो इसको हम बना लेते हैं एक क्यूबाइड का आकृति ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। देखिए एक क्यूबाइड बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये एक क्यूबाइड है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या कहा जा रहा है कि इसमें 6 आयताकार फलक होते हैं। फलक मतलब क्या होता है, इसको आप ऐसे समझिए, जैसे आप जिस कमरे में रहते हैं, आप जिस भी कमरे में रहते हैं उसमें टोटल 6 फलक है। कैसे? तो देखिए, एक नीचे आपका फ्लोर हो गया और एक ऊपर आपका छत हो गया, 2 फलक हुआ। और 4 दीवार, एक आगे का, एक पीछे का, एक दाएं का और एक बाएं का। तो वो एक क्यूबिड यानी घनाभ के आकार का आपका रूम है। ठीक है, तो ये कुछ यही है आपका जो रूम मैंने बनाया। देखिए एक ये नीचे का होगा, ये नीचे वाला है, आपका फ्लोर हो गया नीचे वाला। ये ध्यान से समझिएगा, ये क्या है? नीचे वाला फ्लोर है। ठीक है, ये नीचे वाला फ्लोर है। अब देखिए मैं ऊपर वाला को बना देता हूं रेड से। अगर मैं बताऊं तो ये नीचे ऊपर वाला है जिसे मैंने रेड से बना दिया, छत है। ठीक है, ये छत है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे आप लोग, तो एक तो इधर में दिखाई देगा लेफ्ट में,
दिख रहा है, जिसे मैं येलो कर रहा हूं, ये लेफ्ट में होगा, ठीक है। और इधर में भी होगा एक राइट में, जिसे मैं ब्लू कर रहा हूं, ये राइट में होगा, ठीक है। तो ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, तो अब एक आगे और एक पीछे होगा। तो आगे वाला जो ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आगे वाला है, जिसे मैं ब्लैक से खींच रहा हूं। ये आगे वाला जो है, ये आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, ये आगे वाला है। और जस्ट इसके पीछे भी एक होगा, जो ये बीच में आपको दिखाई दे रहा है ना, ये ठीक है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो इसमें टोटल 6 फलक होते हैं। क्लियर है? क्लियर है ना? ठीक है। अब देखिए, आगे देखिएगा, ये आकृति है कुछ, इसमें टोटल 6 फलक होते हैं। अब देखिए थोड़ा सा चीजों को और समझते हैं। और ये आकृतियों को बहुफलक भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक से अधिक फलक है, इसलिए इसे बहुफलक भी कह रहे हैं। आगे देखिएगा, ये फलक फेसेस जो है आपको मैंने अभी काउंट करके यहाँ पे दिखाया था, ठीक है, कि कौन कौन फलक होते हैं। अब देखिए, घनाभ जो है बहुभुज थ्रेस्टो या फ्रस्टो से मिलकर बना है, जो उसके फलक यानी फेसेस कहलाते हैं। जो मैंने आपको बताया कि 6 इसके फलक हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ठीक है। अब देखिए, दो फलक आपस में एक रेखाखंड पे मिलते हैं, जिसे किनारा यानी कि इड्ज कहते हैं। अब इसे कैसे समझेंगे? देखिए, जहां पे भी दो रेखा मिल रहा होगा, एक यहाँ पे मिल रहा है, एक यहाँ पे मिलेगा, एक यहाँ पे मिलेगा, एक यहाँ, एक यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो 4 नीचे हो गया, 4 ऊपर हो गया, कितने हो गए? 8। तो इसे हम क्या कह रहे हैं? किनारा, इड्ज, ठीक है। बात समझ में आया? और ये जो लाइन खींचा गया है वो क्या है? आपके फलक है, ठीक है। तो किनारा इज आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, एक सेकंड रुकिए, मैं तीनों को एक साथ दिखाऊंगा ना, तो आप लोग को समझ में आएगा। देखिए, तो ये क्या हो गया, आपके जहां जहां ये मिल रहे हैं, ये आपके शीर्ष हो गए, ठीक है। तो शीर्षों की संख्या कितनी हो गई? 4 इधर हो गया और 4 इधर हो गया, 8 आपके शीर्ष हो गए, ठीक है। 8 शीर्ष हो गए। अगर किनारे की बात करेंगे तो कौन कौन सा किनारा होगा? देखिए, ये मैं इसको खींच के आपको दिखाता हूं कितने किनारे हैं, अभी आप काउंट कर लेंगे। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। तो किनारे कितने हो गए टोटल? किनारे कितने हो गए? 12। अगर वर्टेक्स की बात करेंगे तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो वर्टेक्स कितने हो गए? 8। और फलक आपने पहले से काउंट करके रखे हैं, कितने फलक होते हैं? 6। यानी एक घनाभ में फलकों की संख्या हो गई 6, किनारे हो गए 12 और शीर्ष हो गए 8। क्या आप इतना याद रख सकते हैं कि एक घनाभ में 6 फलक होते हैं, किनारे जो है 12 होते हैं और शीर्ष जो है 8 होते हैं? इतनी चीजों को आपको याद रखना है। बताइए, याद रहेगा कि एक घनाभ में 6 फलक, 12 किनारे और 8 शीर्ष होते हैं, ठीक है। मैं एक बार एक सादे पेज पे आपको काउंट करके दिखाता हूं, देखिएगा ध्यान से। एक सादे पेज पे मैं बना के दिखाता हूं, देखिए। देखिएगा, ये क्या है? आपका घनाभ है। ये क्या है? आपका घनाभ है। अब इसमें आपको क्या क्या काउंट करना है? तो आपको काउंट करना है सबसे पहले किनारा। मैं आपको किनारा काउंट करके दिखाता हूं। देखिए, इसमें कितने किनारे हैं, देखिएगा। जिसे मैं ब्लैक करते जाऊंगा उसको काउंट करते जाइएगा। देखिए, तो ये पहला किनारा जिसे मैंने ब्लैक किया, पहला हो गया। ये दूसरा किनारा हो गया आपका, ये तीसरा किनारा हो गया, ये चौथा किनारा हो गया, 4 किनारा हो गया। अब देखिए, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां और ये आठवां, 8 हो गया। ये 9वां और ये 10वां, ये 11वां और ये 12वां। तो टोटल किनारे कितने हो गए? टोटल किनारों की संख्या आपको दिख गया 12। अब अगर हम वर्टेक्स की बात करेंगे तो ये एक हो गया वर्टेक्स, एक ये हो गया 2, एक यहाँ पे 3,
एक यहाँ पे 4, एक यहाँ पे 5, एक यहाँ पे 6 और एक यहाँ पे 7 और एक यहाँ पे 8। तो इसमें शीर्ष कितने हो गए? शीर्ष हो गए 8 और फलक आप लोगों ने पहले ही काउंट करके रखा है कितना? 6। फलक कैसे आप काउंट कर सकते हैं? तो देखिए, आप कभी भी एक ईंट देखें, ईंट, तो ईंट के एक ऊपर में सतह होता है, एक ईंट के नीचे में सतह होता है, एक दाएं में, एक बाएं में, एक आगे में और एक पीछे में। तो टोटल 6 फलक होता है। तो इसे आप एक ईंट के जैसा इमेजिन कीजिए। इमेजिन कीजिए कि ये एक ईंट है, ये एक ईंट है जिससे घर बनता है। तो ईंट के ऊपर एक फलक हो गया, ईंट के नीचे एक हो गया, एक दाएं, एक बाएं, एक आगे, एक पीछे। तो ये क्या हो गया? आपका क्यूबाइड हो गया, घनाभ हो गया। तो घनाभ में किनारों की संख्या 12, शीर्ष 8 और फलक 6 होते हैं। एकदम आसानी से सभी बच्चों को याद रहेगा। क्लियर है ना? चलिए, तो अब इसमें कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन है, आपको आंसर करने हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। पोल सेक्शन में आंसर करने, जब सभी बच्चे एकदम ध्यान से देखिए, पोल सेक्शन में आंसर करने हैं। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। आपसे इसमें पूछा गया कि घनाभ के कितने शीर्ष होते हैं? पोल सेक्शन में बताइए, घनाभ के कितने शीर्ष होते हैं? घनाभ के कितने शीर्ष होते हैं? वेरी गुड, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। घनाभ के कितने शीर्ष होते हैं? घनाभ के कितने शीर्ष होते हैं? वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। घनाभ के कितने शीर्ष होते हैं? लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, बहुत ही आसान सवाल था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें शीर्षों की संख्या हमें निकालना है। तो एक शीर्ष तो ये रहा, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो शीर्ष कितने हो गए टोटल? 8 शीर्ष हो गए। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन बी, शीर्षों की संख्या 8 हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 कीजिए तो एकदम ध्यान से। इसमें आपसे पूछा है कि हरे रंग से क्या दर्शाया गया है? ये जो हरे रंग से दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है? इस घनाभ का ये क्या है? आपको अभी अभी मैंने बताया था, इस घनाभ को हम इसे क्या कहते हैं? इसे घनाभ का क्या कहते हैं? सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। इसे घनाभ का क्या कहते हैं? कोशिश कीजिए सभी बच्चे। अभी अभी मैंने बताया था कि घनाभ के इसे क्या कहते हैं? माइक ऑन करके आंसर नहीं करना है, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा और वो भी गलत आंसर कर रहे हैं। इसीलिए कभी किसी का सुन के आंसर नहीं करना चाहिए। देखिए, उन्होंने गलत आंसर कर रहे थे और उनका सुन के जो करेंगे सबका गलत हो जाएगा। इसीलिए माइक में आंसर नहीं करना है और ना ही किसी बच्चे का सुन के आंसर करना है। चौधरी नाम से जो बच्चे हैं, देखिए मैंने दोबारा आपको एंट्री दे दिया है। अगर आप फिर क्लास को डिस्टर्ब करेंगे तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, ध्यान रखिएगा।
चलिए लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए एकदम आसान सवाल था, अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी अभी मैंने काउंट करके आप लोग को बताया था कि ये जो होता है कितनी संख्या होती है इनकी, 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, अब 12। तो इस हरे वाले को क्या कहते हैं, किनारा। अभी आपने पढ़ा था कि 12 किनारे होते हैं, तो ये हरा वाला क्या था, इसका मतलब किनारा था, इज था। क्लियर है सभी बच्चों को, बताइएगा। क्लियर है सभी बच्चों को वाई टाइप करके, जिसे हम क्या कहते हैं, किनारा कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इज यानी कि किनारा। आसान सवाल थे। मैं चौधरी नाम से जो बच्चा है, मैं क्लास से आपको बाहर कर रहा हूं। आप कितना भी, मैं आपको हर क्लास में समझाता हूं लेकिन आप मानते नहीं हो, आप क्लास को डिस्टर्ब करते ही रहते हो। ठीक है, ये हमेशा बच्चा क्लास को डिस्टर्ब करता है। अब उनको क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, अब उनको क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। चलिए देखिएगा ध्यान से। तो ये आप लोगों ने समझ लिया। अब देखिए, अब हम लोग समझने वाले हैं कि क्यूब क्या होता है। क्या समझने वाले हैं कि क्यूब क्या होता है, घन क्या होता है। ठीक है, फेसेस, एड्स, वर्टेक्स। तो अभी आपने जो समझा वो क्या था, क्यूबॉइड था। अभी आपने जो समझा क्या था, क्यूबॉइड था। तो ये जो है आयत से मिलके बनता है, यानी इसमें टोटल 6 प्रकार के जो इसके 6 फलक होते हैं, इसके जो 6 फलक होते हैं वो 6 आयत होते हैं। एक्चुअल में ये 6 आयत से मिलके बनता है। अब आप कहेंगे सर 6 आयत से कैसे मिलके बनता है, तो ये ऊपर वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये भी एक आयत है, और जो नीचे वाला है ये भी एक आयत है। ठीक है, जो दाएं में है ये भी एक आयत है, और जो बाएं में है ये भी एक आयत है, और जो फ्रंट पे है आगे वो भी एक आयत है, और जो पीछे है वो भी एक आयत है। तो ये 6 आयत से मिलके बनता है, यानी इसके जो सतह है वो आयत के आकार में होते हैं। आयत के आकार मतलब क्या है कि एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है, तो ऐसे हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसे हम आयत कहते हैं। तो ये 6 आयत से मिलके बनता है, तो उसे क्यूबॉइड कहते हैं, घनाभ कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि घन क्या होता है। घन, जिसे हिंदी में इंग्लिश में क्यूब कहते हैं। अब इसके फलक, किनारे, शीर्ष कैसे निकालते हैं। देखिए घन और घनाभ में सिर्फ इतना ही अंतर है कि जो घनाभ है वो 6 आयत से मिलकर बनता है। ठीक है, देखिए ये मैं यहां पे बना दिया आपको। ये मैंने बना दिया आपको एक आयत। ये क्या है, आयत है। अब अगर मैं एक घनाभ को बनाऊं तो देखिए इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होता है, यानी कि ये 6 वर्ग से मिलके बनता है। ठीक है, देखिए इन दोनों में अंतर क्या है। पहला वाला जो है, पहला वाला जो है घनाभ है। पहला वाला क्या है, घनाभ है, और दूसरा वाला घन है। दोनों में अंतर क्या है, देखिए इसमें जो 6 फलक होते हैं ना, जो 6 फलक होते हैं, ठीक है, तो इसमें 6 फलक जो होते हैं वो आयत होते हैं, और इसमें भी 6 ही फलक होते हैं, लेकिन ये वर्ग होते हैं, यानी इनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लंबाई,
चौड़ाई, ऊंचाई सब जो है क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो है अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये है घनाभ और घन में अंतर। और देखते हैं आगे, तो एक घन एक त्रिविमीय बंद आकृति होती है, यानी ये भी 3D होता है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई तीनों ही बराबर होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, ये इसकी चौड़ा ऊंचाई ले लें तो ए है, लंबाई ले लें तो ए है, और चौड़ाई ले लें तो ये भी ए है, यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों ही ए हो, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों ही क्या होती है, बराबर होती है। और इसमें फलक कितने होते हैं, तो इसमें भी फलक 6 ही होते हैं, एक आगे, एक पीछे, एक दाएं, एक बाएं, एक ऊपर, एक नीचे, टोटल 6 फलक होते हैं। ठीक है, अगर बात करें इसके किनारे का, तो इसमें भी 12 किनारे होते हैं। कौन कौन सा, देखिए आपके सामने काउंट करके दिखाते हैं। ये रेड लाइन जो दिख रहा है उसे क्या कहते हैं, किनारे। ये पहला किनारा, ये दूसरा किनारा, ये तीसरा, और ये चौथा, ये पांचवा किनारा, और ये छठा किनारा, ये सातवां किनारा, और ये आठवां किनारा, नौवां किनारा, 10वां किनारा, 11वां किनारा, और ये रहा आपका 12वां किनारा। तो टोटल कितने किनारे होते हैं, इसमें भी 12 किनारे ही होते हैं। फलक कितने होते हैं, तो 6 ही होते हैं। अगर वर्टेक्स पूछेगा तो वर्टेक्स कितने होते हैं, 8 ही होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। समझ में आया। तो देखिए अंतर सिर्फ यही होता है कि घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो है अलग अलग होता है, जबकि घन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों ही बराबर होता है। ये जो सरकारी वाले नाम से जो बच्चा है, देखिए क्लास को अगर आप डिस्टर्ब कर रहे हैं तो आपको भी क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। तो प्लीज क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए, क्लास डिस्टर्ब कीजिएगा क्लास से बाहर हो जाएंगे। क्लियर है सभी बच्चों को। डाउट हो कुछ भी तो पूछ लीजिएगा, किसी भी बच्चे को कहीं पे भी कुछ भी डाउट है पूछ लीजिएगा। ठीक है, माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा पोल सेक्शन में। आपसे पूछा गया है कि घन के कितने किनारे होते हैं, पोल सेक्शन में आंसर करना है। घन के कितने किनारे होते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा, आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। घन के कितने किनारे होते हैं, ये आपके सामने घन है तो आपको बताना है कि इसके कितने किनारे होते हैं। घन के कितने किनारे होते हैं, आंसर करेंगे सभी बच्चे। घन के कितने किनारे होते हैं, चलिए लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को, बहुत ही आसान सवाल था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कितने किनारे हैं तो काउंट कीजिएगा। ये रहा आपका पहला किनारा, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 किनारे हो गए। पांचवा, छठा, सातवां,
8वां, 9वां, 10वां, 11वां और ये 12वां। तो टोटल कितने किनारे हैं? 12 किनारे हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? देखिए एक ही बार अगर आप टाइप करेंगे सी तो ज्यादा बेहतर है, अगर बार बार करेंगे तो फिर दिक्कत है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 12। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। विकास बंधु नाम से जो बच्चा है, देखिए अगर आप क्लास को डिस्टर्ब ऐसे ही करते रहेंगे तो मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा, फिर दोबारा क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी, ध्यान रखिएगा। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, पोल सेक्शन में आंसर करना है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। पूछ रहा है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही बराबर रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं? यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अगर बराबर रहता है तो उसे क्या कहते हैं? तो बराबर नहीं रहता है तो घनाभ कहते हैं, और बराबर रहता है तो क्या कहते हैं? आपको देख के बताना है। पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे, एकदम आसान सवाल था। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों ही बराबर होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं क्या? घन। और जब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग होता है तो उसे क्या कहते हैं? घनाभ। उसे क्या कहते हैं? घनाभ। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जब तीनों ही बराबर है तो उसे कहेंगे घन, और जब अलग अलग है तो उसे हम कहेंगे घना। क्लियर है? देखिए जो भी बच्चा ये बार बार टाइप कर रहे हैं उनको क्लास से बाहर कर दूंगा मैं, ध्यान रखिएगा। जो क्लास को डिस्टर्ब करते हैं एक ही चीज को बार बार टाइप करके मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन ए, घनाभ घन। क्लियर है ना सभी बच्चों को? कुछ पूछना चाहते हैं कोई भी बच्चा तो पूछ लीजिएगा। आप में से कोई भी बच्चा कुछ पूछना चाहता है यहां तक तो पूछ लीजिए, अगला टॉपिक स्टार्ट करें। चलिए, देखिए अगला टॉपिक है सिलेंडर, यानी कि बेलन के बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बेलन जो है क्या होता है। एकदम आसान चीजें हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा। ठीक है, बेलन क्या होता है? देखिए बेलन जो है एक ऐसी ठोस आकृति है जो दो वृत्त एवं एक वक्र आयत से जो है मिलकर बना होता है, और इसके दो सिरे समान त्रिज्या वाले वृत्त होते हैं एवं पार्श्व वक्र पृष्ठ और वक्र आयत होता है। अब इसे आपको अभी नहीं समझ में आया होगा तो इसे मैं समझाता हूं। देखिए ये दो वृत्त है, ठीक है, तो ये दो वृत्त से मिलकर बनता है और एक आयत से मिलकर बनता है। ये कैसे बनता है? तो दो वृत्त से और एक आयत से मिलकर बनता है। अब आप कहेंगे कि कैसे, तो चलिए मैं आपको बना के दिखाता हूं ऐसे, ध्यान से देखिएगा। देखिए
अगर मैं ऐसे इसको खींच दूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तो ये क्या है, एक आयत है, ठीक है, और यहां पे मैं एक आकृति बना दूं कुछ इस प्रकार के, तो ये दो ठो वृत्त है, ठीक है, और यहां पे मैं बना दूं तो ये भी एक वृत्त है, ठीक है। अब देखिए ये बीच वाला अगर मैं मिटा देता हूं, इस बीच वाले को अगर मैं मिटा दूं तो ये बन गया आपका बेलन। क्या बन गया, बेलन, ठीक है, ये बन गया आपका बेलन। बात समझ में आया, ये क्या बन गया आपका बेलन बन गया। अब ये बेलन कैसे दो वृत्तों से मिलकर बना है, तो ये ऊपर वाला एक वृत्त हो गया, ठीक है, नीचे वाला ये एक वृत्त हो गया, ठीक है, और ये जो बीच में आयत है ना, ये बीच में क्या है, आयत है। बात समझ में आया? अब इसे मैं आपको बना के दिखाता हूं एक सादे पेज पे, ध्यान से देखिएगा, एक सादे पेज पे मैं बना के दिखाता हूं, देखिएगा, जैसे समझिएगा, ये आपके सामने मान लेते हैं कि एक क्या है, आयत है, और इससे आपको सिलेंडर बनाना है। तो हम इसे अगर ऐसे राउंड राउंड घुमाएंगे, ये कुछ ऐसे गोल हो जाएगा, ऐसे गोल हो गया, ठीक है, ऐसे गोल हो गया। अब देखिए इसके ऊपर एक छोटा सा वृत्त आएगा, और सेम टू सेम जितना बड़ा ऊपर वृत्त आएगा उतना ही नीचे आएगा, तो यही तो बन गया सिलेंडर। तो ये ऊपर वाला एक वृत्त हो गया और एक नीचे वाला, और ये बीच वाला कौन सा हो गया, यही जो है आयत को हम जब ऐसे घुमा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, सिलेंडर का आकार का बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही है, इसे जब हम ऐसे गोल गोल घुमा देंगे तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसे बन जाएगा, ऊपर में दो वृत्त आ जाएगा और नीचे में जो है एक वृत्त, ऊपर में एक वृत्त, तो ये बन गया आपका सिलेंडर। बात समझ में आया, क्लियर है सभी बच्चों को? अब बस यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखिएगा कि ऊपर में जो वृत्त की त्रिज्या होती है, जो आर होता है, नीचे में वृत्त की त्रिज्या भी सेम ही रहती है, आर ही रहती है, यानी बराबर ही वृत्त रहते हैं, छोटे बड़े वृत्त नहीं रहते हैं, दोनों ही बराबर के वृत्त रहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। तो ये आपने देखा। अब देखिए इसी को ऐसे घुमाएंगे, राउंड करेंगे तो ये गोला बन जाएगा, ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार का बनेगा, ये जो घुमा देने से ये ऐसे बन जाता है, ऊपर में एक वृत्त नीचे में एक वृत्त, दोनों का आर जो है, त्रिज्या जो है, ये क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए एक तो त्रिज्या हो गया, दूसरा इस सिलेंडर की कुछ ऊंचाई होगी, तो ये वाली जो लाइन है ये क्या बोलेंगे, बेलन की ऊंचाई हो गई, इसे हम क्या कहेंगे, बेलन की ऊंचाई। क्या है ये, बेलन की ऊंचाई हो गई, और ये क्या हो गया, त्रिज्या, यानी कि आर हो गया, रेडियस। क्लियर है? ठीक है, तो वृत्त जो है इस बेलन का क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। तो ये जो दोनों वृत्त है ना, इस बेलन का आधार होता है, ये दोनों वृत्त जो है क्या है, इस बेलन का आधार कहलाता है। तो आपसे पूछ सकता है कि बेलन का आधार क्या होता है, तो वृत्त होता है। दोनों की त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है, दोनों की ही त्रिज्या क्या होती है, आपस में बराबर होती है, ठीक है। यानी ये जितना लंबा होगा इसकी त्रिज्या, उतना ही लंबा नीचे वाले का त्रिज्या होगा, और ये दोनों ही वृत्त जो है इस बेलन का क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। आगे देखिए, और इन दोनों आधारों के बीच में, यानी ये एक आधार है और ये एक आधार है, और इनके बीच में जो ये लंबवत दूरी है उसे सिलेंडर की ऊंचाई कहते हैं। ये रेड वाला लाइन क्या हो गया, सिलेंडर का ऊंचाई हो गया, ठीक है, ये सिलेंडर की ऊंचाई हो गया। और यहाँ पे देखिएगा कि दोनों ही वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, बेलन की त्रिज्या कहलाती है। यानी कि अगर यहाँ पे इस वृत्त की त्रिज्या आर है तो बेलन की त्रिज्या भी आर ही कहलाएगी, और इस वृत्त की अगर त्रिज्या आर है तो इस पूरे बेलन की त्रिज्या आर है, क्योंकि ये दोनों ही आर क्या होती है, आपस में बराबर होता है। यानी कि यहाँ का त्रिज्या अगर 2 सेंटीमीटर है तो नीचे वाला भी 2 सेंटीमीटर होगा, और जो वृत्त की त्रिज्या आर है, रेडियस त्रिज्या है, वही बेलन की त्रिज्या कहलाती है। यानी बेलन की अलग से कोई त्रिज्या नहीं होती है, जो इस वृत्त की त्रिज्या होती है वही जो है क्या कहलाती है, इस बेलन की भी त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। ये इंद्रजीत नाम से जो बच्चा है, देखिए अगर आप क्लास में आपस में बातचीत करेंगे तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, ध्यान रखिएगा। अगर आप क्लास को ऐसे डिस्टर्ब कीजिएगा तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। क्लियर है? चलिए,
तो अभी अभी आपने क्या सीखा बेलन के बारे में? तीन चीजें, तीनों को मैं एक बार फिर से बता देता हूं। पहली बात आपने सीखा क्या कि सिलेंडर में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, फिर से एक बार बता रहा हूं। एक तो हो गया यहाँ पे आपका एक ब्रीथ, ठीक है, और सेम टू सेम एक नीचे में हो गया ब्रीथ, ठीक है। देखिएगा, तो इस वृत्त का जो है, इस वृत्त का ये जो रेडियस है, जो आर है, वही नीचे वाले वृत्त का भी आर होता है, और जो वृत्त का आर होता है, रेडियस होता है, वही बेलन का आर होता है। और इन दोनों के बीच में जो ये ऊंचाई होती है, इसे हम क्या कहते हैं? बेलन का जो है एच कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? एच कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? ये चौधरी थकान नाम से जो बच्चे हैं, कुछ ज्यादा ही क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। इनको मैं क्लास से बाहर करता हूँ, रुक जाइए एक सेकेंड, मैं इनको क्लास से बाहर करता हूँ, फिर क्लास स्टार्ट होगा। कुछ बच्चे जानबूझ के क्लास को डिस्टर्ब करने आते हैं। ठीक है, क्लियर है? समझिएगा, तो यहाँ पे जो वृत्त की त्रिज्या होती है, वही बेलन की त्रिज्या है। इन दोनों ही वृत्त के बीच में जो दूरी होती है, वो ऊंचाई होती है। ठीक है, और ये रेडियस हमेशा बराबर होती है। और इन वृत्त को जो है क्या कहते हैं हम लोग? इस सिलेंडर का जो है क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। इन सिलेंडर का क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। क्लियर है? किसी भी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिएगा, किसी भी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिएगा, कहीं पे भी किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है पूछ लीजिए। ठीक है, किसी भी बच्चे को कहीं पे कुछ भी डाउट है पूछ लीजिए। ठीक है, आसान है। चलिए, अब कुछ क्वेश्चन कराता हूं, उसका आंसर कीजिएगा। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो बेलन की त्रिज्या क्या होगी? अभी अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि वृत्त की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या क्या होती है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करें, एकदम ध्यान से देखिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए कि अगर वृत्त की त्रिज्या 5 है तो बेलन की त्रिज्या क्या होगी। कोशिश करेंगे सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है, वही बेलन की भी त्रिज्या होती है। तो वृत्त की त्रिज्या अगर 5 है तो बेलन की त्रिज्या भी क्या होगी? 5 होगी। ठीक है, एकदम आसान सवाल है कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है, वही बेलन की भी त्रिज्या होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 36। ध्यान से देखिएगा, एकदम आराम से क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिएगा। नीचे दिए गए बेलन की ऊंचाई बताना है। अभी मैंने बताया था कि कौन सा जो है ऊंचाई होता है। एकदम ध्यान से देखिए और बताइए इस बेलन की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, हाइट कितनी है, एकदम आराम से बेलन की ऊंचाई बताना है।
बेलन की ऊंचाई बताइएगा। सभी बच्चे बताएंगे पोल सेक्शन में बेलन की ऊंचाई क्या होगी। पोल सेक्शन में आंसर कीजिए सभी बच्चे। आज क्लास के लास्ट में एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखिए, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। मैंने बताया था कि दोनों आधार के मध्य, तो ये आधार हो गया और एक आधार आपका ये हो गया, तो दोनों आधार के बीच में जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। तो दोनों आधार के बीच की दूरी क्या है, ये, यानी कि 12 सेंटीमीटर। अब कुछ बच्चों ने जो है 13 सेंटीमीटर किया है, तो 13 सेंटीमीटर जो है इसे तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। ये ऊंचाई नहीं है, ये तिर्यक ऊंचाई है, इसे आगे पढ़ेंगे। तो ऊंचाई यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है और जो ये 13 सेंटीमीटर दिख रहा है उसे तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। अभी उसे आगे पढ़ना है। तो अभी बस इतना याद रखिएगा, दोनों आधार के बीच में जो दूरी होती है उसे ऊंचाई कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन सी, 12 सेंटीमीटर। किसी बच्चे को यहां तक कुछ भी डाउट है पूछ लीजिए। किसी भी बच्चे को यहां तक कुछ भी डाउट है पूछ लीजिएगा। माइक म्यूट रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है सरफेस एरिया, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और एक है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी लेटरल सरफेस एरिया। अब ये तीनों चीजें क्या होती हैं। पहली बात की पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, दूसरी बात की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, और तीसरी बात की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए, त्रिविमीय आकृति द्वारा घेरा गया क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि इस पेन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, तो पेन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है कि अगर मैं इसे ढकना चाहूं कि इसको ढकने के लिए कितना क्षेत्रफल का कपड़ा चाहिए। इस पेन को अगर मुझे पूरी तरीके से ढकना होगा और ये ढकने के लिए जितने कपड़े की आवश्यकता होगी, वो कपड़ा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि ये कॉपी है, एक छोटा सा कॉपी है, अगर मैं कहूं इस कॉपी को पूरी तरीके से दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से आगे से पीछे से, यानी इसके 6 फलक है, दाएं से बाएं से आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से। तो इन 6 फलकों को ढकने के लिए जितना सरफेस यानी सतह की आवश्यकता होती है, उसी का कुल क्षेत्रफल जो होता है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, ठीक है। यानी त्रिविमीय आकृति यानी 3D आकृति के द्वारा घेरा गया जो क्षेत्र होता है, यानी ये जितने स्थान को जितने जगह को घेरता है वही पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, जैसे अब मैं यहां पे देखिए एक वृत्त है और एक ये क्या है, सिलेंडर है और ये शंकु है, ठीक है। अभी देखिए इसको समझते हैं। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में आकृति द्वारा घेरा गया कुल क्षेत्र ज्ञात किया जाता है, यानी ये कितने स्थान को कितने जगह को घेर रहा है, यही कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में ज्ञात किया जाता है। अब देखिए, जैसे ये वृत्त जो है टोटल कितने जगह को घेरेगा। ये वृत्त जो है ये गोला है, एक्चुअल में ये वृत्त नहीं है, ये गोला है, ठीक है। ये क्या है, गोला है। अच्छा, गोला और वृत्त में क्या अंतर होता है, जैसे मैं यहाँ पे सर्कल बनाता हूं तो ये सर्कल है, लेकिन आप फुटबॉल देखे होंगे, फुटबॉल में क्या होता है, इधर इधर इधर, फुटबॉल में एक ऊंचाई होती है। क्या सर्कल में कोई ऊंचाई है, कोई ऊंचाई नहीं है। तो सर्कल जो है 2D है,
लेकिन जब गोला होता है, जैसे गेंद को आप देखे होंगे फुटबॉल को, तो गेंद में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होती है, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, गोला 3D हो जाता है, जबकि सर्कल 2D है, इसमें कोई भी ऊंचाई नहीं होता है, ठीक है। तो ये 2D में होता है। तो इसको घेरने के लिए क्या होगा, कुछ कपड़ा चाहिए आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ से घेरने के लिए, ठीक है। इसी प्रकार इसके लिए भी चाहिए, इसके लिए भी चाहिए। तो इन आकृतियों के द्वारा जो जितना स्थान घेरा जाता है वो स्थानीय इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है, ठीक है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आधार का क्षेत्र ज्ञात नहीं किया जाता है। जैसे अगर मैं कहूं कि इसका जो है आपको क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो ये नीचे वाला एरिया जो होता है, नीचे वाला एरिया का आधार नहीं निकाला जाता है, तो ये क्या बन जाता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं कि ये क्या है, एक ईंट है, क्या है, ये एक ईंट है, ठीक है। ये एक ईंट है जो मैंने बनाया, ये एक ईंट है, और इस ईंट का अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, ये नीचे वाला एरिया नहीं निकालेंगे, सिर्फ 5 ही फलक का एरिया निकालेंगे, तो वो कहलाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि हम नीचे वाला एरिया नहीं निकाल रहे, क्योंकि नीचे वाले को हमें गिरने के लिए कपड़ा नहीं चाहिए, सिर्फ दाएं बाएं ऊपर इधर ही चाहिए, नीचे वाला तो मिट्टी पे रहेगा, तो उसको घेरने के लिए हमें कपड़े की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, बात समझ में आया। तो इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए।